नमस्कार साथियों, आज अपन एक और नया टॉपिक लेकर ज्योग्राफी का अपन ने 2 महाद्वीपों का अध्ययन कर लिया है। आज अपन तीसरे महाद्वीप उत्तरी अमेरिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं, थोड़ा देखते हैं दोस्तों। पहले देखो, ये जो अमेरिका है दोस्तों, इसकी कुछ जानकारी लेते हैं इसके इतिहास की। तो अगर अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों मिलाकर इन दोनों महाद्वीपों को नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका, दोनों महाद्वीपों को मिलाकर नई दुनिया कहा जाता है। इसकी जो खोज हुई है, ये हुई है 1492 में, और ये खोज करने वाला था कोलंबस। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो अमेरिका महाद्वीप है, ये प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण एक विकसित राष्ट्र है। अब इसमें अपन देखते हैं, इसको थोड़ा मैप में देखें तो दोस्तों अपन देखते हैं इसको मानचित्र के माध्यम से। भाई उत्तरी अमेरिका देखो, ये यहां से लेकर ये उत्तरी अमेरिका है, और इधर आ गए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बीच में जो है 7 देश हैं। यहाँ ये 7 देश है दोस्तों, जिसमें देखो नाम ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल इतने रखना है कौन कौन से देश है। एक देश है ग्वाटेमाला, एक देश है अल साल्वाडोर, ये यहां अंतिम देश याद रखना है, यह है पनामा। इससे पहले आता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, ठीक है दोस्तों, ये 7 देश है। इसमें देखो ये जो देश है, ये है बेलिस। यहां एक देश है निकारागुआ, और एक देश है दोस्तों यहां होंडुरास। होंडुरास, ठीक है दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, कुछ ये सारे देश याद नहीं रखने हैं, केवल इतने ध्यान रखना है कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला जो पार्ट है, उसे मध्य अमेरिका कहा गया है। मध्य अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो मध्य अमेरिका में कितने देश हैं? 7 देश। जो इनमें से मुख्य देश है उसको पनामा देश याद रखना है, जो उत्तरी अमेरिका की दक्षिण अमेरिका से सबसे पहले वाला देश है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें अपन। अब एक नाम आता है हमारे पास, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका किसे कहेंगे? तो लैटिन अमेरिका में दोस्तों दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका को मिलाने से लैटिन अमेरिका बनती है। यानी लैटिन अमेरिका के बराबर कौन हो गया? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई लैटिन अमेरिका और मध्य अमेरिका की। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, इधर ये 5-7 द्वीप है। देखो इनकी स्थिति देखना अपने को पहले। मध्य अमेरिका के पूर्व में, मध्य अमेरिका के पूर्व में, और इधर ये जो महासागर है, ये अंध महासागर। मैप पे अपन ने देखा था अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, ये दोस्तों आ गया अंध महासागर। स्थिति भी हो गई एक तरह से। अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड आता है प्रशांत महासागर। यानी पश्चिम में तो कौन सा महासागर हो गया? प्रशांत महासागर, और पूर्व में हो गया दोस्तों अंध महासागर। तो ये जो मध्य अमेरिका है, इसके पूर्व में यहां बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह।
जब हम एशिया महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे तब अपने सामने आया था कि ईस्ट इंडीज क्या है, तब अपन ने इंडोनेशिया को ईस्ट इंडीज कहा था। आज यहाँ है, ये पश्चिम में होने के कारण इसका नाम वेस्ट इंडीज है दोस्तों। ये भी द्वीप समूह है। यहां इसको मिटा देता हूं, देखो दोस्तों, यहां है कैरिबियन सागर, यहां है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ये कैरिबियन सागर होने के कारण यहां जो भी जो राष्ट्र हैं इन्हें कैरिबियन राष्ट्र कहा गया है, इन्हें कैरिबियन राष्ट्र कहा गया है, कैरिबियन राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो इनमें भी कौन कौन से प्रमुख, इसको देखते हैं। इनमें देखो दोस्तों, यहां एक नाम आता है बरमूडा, ये बरमूडा है दोस्तों। इसके बाद यहां देखो जो प्रमुख प्रमुख उनको देख रहे हैं, बहामास, ये बहामास। यहां ये जो द्वीप है इसका नाम है दोस्तों क्यूबा। ये वही क्यूबा है दोस्तों जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसकी स्थिति है ये क्यूबा जिसे अपन चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा। और देखते हैं इसमें और देखो, हैती, पोर्टोरिको, ट्रिनिडाड, बहुत सारे द्वीप है। मुख्य रूप से अपने को किस किस को याद रखना है, बरमूडा, बहामास और क्यूबा। इनको भी क्यों याद रखना दोस्तों, देखिए यहां एक इस जगह का नाम है फ्लोरिडा, ये अमेरिका में है, फ्लोरिडो यहां पर। अब थोड़ा देखते हैं इसको, ये बहामास दोस्तों, बरमूडा, बहामास और फ्लोरिडो, ये तीनों मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। याद रखना है दोस्तों, कौन कौन बनाता है, बरमूडा, बहामास और फ्लोरिडो मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा त्रिकोण कह दो, चाहे इंग्लिश में बोले तो इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें, या अगर यहां से जहाज उड़ता है तो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जहाजों को खींच लेता है, इसलिए इस त्रिकोण को शैतानी त्रिकोण भी कहा गया है, शैतानी त्रिकोण। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थिति पूछी जा सकती है। तो स्थिति में अपन देखेंगे दोस्तों, एक तो किसमें आ गया, अंध महासागर में। अब अंध महासागर का भी कौन सा भाग है, क्योंकि कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, इसलिए अंध महासागर का भी कौन सा भाग, उत्तरी अंध महासागर। ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा महासागर, अंध महासागर, लेकिन उसका भी कौन सा भाग, अंध महासागर। अमेरिका की कहां है, पूर्व में, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं, अगर अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल को देखें तो ये 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसकी स्थिति देख रहे हैं दोस्तों, 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देखते हैं देशांतर के हिसाब से 55 डिग्री से 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है दोस्तों। और देखते हैं अब देखो, अमेरिका के जो दोस्तों मूल निवासी थे, यहां देखते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करता हूं। अमेरिका के जो मूल निवासी थे, ये अमेरिका हो गया दोस्तों। यहां के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता था, रेड इंडियंस। अब देखिए दोस्तों, रेड इंडियन की जो संतान हुई उन्हें एस्किमो कहा जाता है, एस्किमो जनजाति। बहुत ही बार प्रश्न आए हैं, ये एस्किमो जो जनजाति है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली जाति,
कच्चा मांस। ये मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति के जो रोग है वो मुख्य रूप से अलास्का, ये अलास्का है दोस्तों, ये इधर रूस आ गया। ये जो अलास्का है ये रूस से खरीदा है अमेरिका ने, ये अलास्का रूस से खरीदा है, रूस से खरीदा है, ठीक है। तो ये जो एस्किमो है ये मुख्य रूप से अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड यानी कि टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। यहां ज्यादातर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इन्हें टुंड्रा प्रदेश कहा गया है। याद रखना दोस्तों, अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड। और देखते हैं इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो एस्किमो जनजाति है ये जहां रहते हैं उन घरों को इग्लू और टीपीज कहा जाता है। ये शब्दावली याद रखनी है। और ये जो इनका जो वाहन है यानी ये जो एक गाड़ी है, सॉरी दोस्तों, इसको पहले देखते हैं इनका जो, तो दोस्तों ये जो एस्किमो जनजाति है इनके घरों को इग्लू और टीपीज कहा जाता है। ये जो जिस गाड़ी का या जिस वाहन का प्रयोग लेते हैं उसे स्लेज गाड़ी कहा गया है, स्लेज गाड़ी। और इस गाड़ी को जो पशु खींचते हैं उन्हें रेंडियर, एक कुत्ते की प्रजाति है रेंडियर, ये रेंडियर कुत्ते इन्हें खींचते हैं दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों अमेरिका के मूल निवासियों का जो परिचय था। इससे आगे अपन देखते हैं दोस्तों, अब और दो मुख्य चीजें हैं। ये जो, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, दोनों स्क्रीनशॉट ले ले आप, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अपन इसकी स्थिति में अपने को ये ध्यान रखना है कि यहां से केवल इस महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। और इसमें देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार ये प्रश्न आया है, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है दोस्तों। ये अक्षांश रेखा होगी, देशांतर रेखा, ये दोस्तों देशांतर रेखा है। ये है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच या मध्य से गुजरती है। याद रखना दोस्तों, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और देखते हैं, देखिए दोस्तों, यहां अगर इसके देशों के बारे में बात करें तो देखो प्रमुख रूप से दो देश हैं, कनाडा और ये यूएसए, और इसके नीचे मेक्सिको आ जाता है दोस्तों, मेक्सिको, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे ये जो कनाडा है दोस्तों, इसमें कुल 11 राज्य हैं। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में कुल 50 राज्य हैं, 50 राज्य। अब ये कई बार प्रश्न आता है, ये यूएसए का मतलब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें कुल 50 राज्य हैं, जिनमें से 48 राज्य तो एक जगह स्थलबद्ध है, लेकिन जो 2 राज्य हैं वो मुख्य भूमि से दूर है, जिसमें एक तो है अलास्का। ये कनाडा का पार्ट नहीं दोस्तों, ये अमेरिका का पार्ट है। इसको रूस से खरीदा है अमेरिका ने। और दूसरा और देखते हैं, यहां प्रशांत महासागर में एक द्वीप है यहां, जिसे हवाई द्वीप कहते हैं। इसका नाम है हवाई द्वीप दोस्तों। ये जो हवाई द्वीप है ये अमेरिका ने ब्रिटेन से खरीदा है। ये हवाई ब्रिटेन से खरीदा है। अलास्का रूस से खरीदा था। और देखते हैं
ये जो हवाई द्वीप है इसकी राजधानी है होनोलुलु। इसकी राजधानी है दोस्तों होनोलुलु। इस हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा गया है, क्योंकि इधर दोस्तों ये रूस की स्थिति आ गई, ये देखो ये आ गई, और ये बिल्कुल प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने पास दो देश हैं जिन्हें मुख्य रूप से पढ़ना है, कनाडा और यूएसए। अपन सबसे पहले यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यूएसए में कुल 50 राज्य, हवाई द्वीप और अलास्का ऐसे राज्य हैं जो मुख्य भूमि से दूर है। आगे बात करते हैं, यूएसए पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का देश है। सबसे पहले अपन देखा दोस्तों, सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन और फिर अमेरिका आता है। तो और देखना दोस्तों, और ये बात हो गई यूएसए की, और क्या है, अलास्का और हवाई द्वीप दोनों मुख्य भूमि से दूर है। अब देखो दोस्तों, ये जो अमेरिका है यानी यूएसए है, ये विकसित क्यों है? कुछ ना कुछ तो यहाँ कोई भौगोलिक परिस्थितियां, मानवीय संसाधन, तो इसमें देखते हैं। देखो यहाँ बहुत सारी चीजें, देखो एक नाम आता है दोस्तों सेंट लुइस। सेंट लुइस, एक नाम आता है सेंट पीटर्सबर्ग, एक नाम आता है डेट्रॉइट, एक नाम आता है शिकागो। चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखो शिकागो ये भी अमेरिका में है, डेट्रॉइट ये भी अमेरिका में, सेंट पीटर्सबर्ग ये भी अमेरिका में है, सेंट लुइस ये भी अमेरिका में। ये प्रसिद्ध क्यों है ये अपने को देखना है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, सेंट लुइस ये मक्का मंडी दोस्तों, मक्का मंडी सबसे बड़ी है विश्व की, ये याद रखना है। और आगे देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा लोहा इस्पात का केंद्र, सबसे बड़ा कहां पर है? यूएसए में। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग को विश्व की लोहा इस्पात की राजधानी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं डेट्रॉइट दोस्तों। तो डेट्रॉइट है, ये संसार का सबसे बड़ा मोटर वाहन उत्पादन केंद्र है, मोटर वाहन उत्पादन केंद्र। ठीक है दोस्तों। और देखते हैं शिकागो, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो, सबसे बड़ी ताजे मांस की मंडी भी यही है दोस्तों। तो अमेरिका जो विकसित राष्ट्र होने का कारण दोस्तों अपन देख रहे हैं, इसके क्या क्या कारण है। सेंट लुइस, सेंट पीटर्सबर्ग, डेट्रॉइट, शिकागो आदि यहां स्थित है। और देखो दोस्तों, कनाडा और अमेरिका की सीमा अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर विभाजित की गई है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है दोस्तों। एक तो अपन ने देखा था कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, इसको दो भागों में बांट दी। इसके अलावा कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर किया गया है, जिसमें देखते हैं दोस्तों कनाडा और यूएसए को जो ये रेखा बांट रही है बिल्कुल सीधी, यह है दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। सीधा ही प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है या कौन सी रेखा है, या इन दोनों की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा कर रही है। तो अपना आंसर होगा दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके अलावा दोस्तों कनाडा और अलास्का ये जो लाइन है इसका निर्धारण भी, ये जो रेखा है दोस्तों, अब ये अक्षांश नहीं होगी, ये है देशांतर रेखा। तो ये जो देशांतर रेखा है ये है दोस्तों 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। यानी कि अपन यूं समझे कि अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं अपन इसकी। अब ये दोस्तों ये हुई अमेरिका की बात। अब अपन बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में कुल 11 राज्य हैं,
कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा, ये ओटावा दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं, ये संसार में यानी कि कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। सबसे पहला रूस और इसके बाद में आता है दोस्तों कनाडा। और देखते हैं यहां विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनिपेग, केवल ध्यान रखना दोस्तों, और सारी मंडियां वगैरह ये अमेरिका में थी। विनिपेग कहां पर है? कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी। और अगर बात करें इसकी, तो कनाडा विश्व में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन करता है। कौन करता है दोस्तों? कनाडा। अब अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हुई अपने मुख्य रूप से एक तो कनाडा और एक यूएसए, दो देश से, इसको ध्यान रखना है। और देखो ये जो द्वीप था दोस्तों यहां, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये द्वीप है दोस्तों, इसका नाम है ग्रीनलैंड। इस पर दोस्तों ये भाग, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर अधिकार है डेनमार्क का। आप अगर मानचित्र देखेंगे तो डेनमार्क लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड जो द्वीप है इस पर डेनमार्क का अधिकार है, जबकि ये भाग किसका है? उत्तरी अमेरिका का। और ग्रीनलैंड की खास बात क्या है दोस्तों? ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप। दोस्तों यहां पर यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थलों की बहुत कमी है, फिर भी एक दो मरुस्थल है। पठारों की बहुत कमी है, छोटे छोटे पठार। यहां मुख्य रूप से पर्वत और नदियां परीक्षा की दृष्टि से और झीलें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपन अब देखते हैं कि इसके प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। तो इसको अपन मैप के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अपन इसका थोड़ा नामकरण करते हैं। यहां से देखेंगे ये आ गया दोस्तों अलास्का, ठीक है। ये आ गया अपना कनाडा, ये आ गया यूएसए, और ये अंतिम देश दोस्तों ये मेक्सिको है। अंतिम देश है यहां पनामा। इनको अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब देखिए कहां से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है। ये अलास्का से शुरू होते हुए ये कनाडा यूएसए होती हुई पनामा तक जाती है श्रेणी। कौन सी दिशा में है? पश्चिमी दिशा में, ठीक है दोस्तों। ये श्रेणी यूं, ये अलास्का सॉरी ये रॉकीज पर्वत श्रेणी है, यानी कि अलास्का से लेकर पनामा तक। अब देखो दोस्तों इसके साथ क्या है, इसके साथ साथ अलास्का में अलास्का पर्वत श्रेणी, ये अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी। कनाडा में कास्केड पर्वत श्रेणी, कास्केड पर्वत श्रेणी। और यूएसए में इसी के समांतर है ये जो पर्वत है, इसका नाम है सियरा नेवादा पर्वत, सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी। ये इसी के भाग है पर्वत श्रेणी। ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से रॉकीज पर्वत श्रेणी का एक भाग माना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों एक नाम आता है कि रॉकीज पर्वत श्रेणी को पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है, पश्चिमी कार्डिलेरा। अब ऐसा क्यों दोस्तों? कार्डिलेरा क्या होता है पहले देखते हैं। जब एक पर्वत के समांतर या एक पर्वत श्रेणी के समानांतर दो या दो से अधिक
पर्वत श्रेणियां होती है तो उसे कार्डिलेरा कहा जाता है। अब यह रॉकीज पर्वत के साथ साथ अलास्का पर्वत श्रेणी, कास्केड पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी होने के कारण इनको संयुक्त रूप से या रॉकीज पर्वत को पश्चिमी कार्डिलेरा कहा गया है। अब पश्चिमी कार्डिलेरा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मैप पर पश्चिम में स्थित है, या मैप पे अगर इसको देखते हैं तो ये पश्चिमी दिशा में है। अमेरिका महाद्वीप में भी ये कहां है? पश्चिमी दिशा में, इसलिए दोस्तों इसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहा गया है। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो अलास्का में है, यहां अलास्का प्रांत में। उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। अब इसमें दोस्तों ये इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर, इतनी ऊंची है दोस्तों। तो इसमें अपने को क्या करना है, जैसे अपन ने एशिया पढ़ा तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जब अपन ने अफ्रीका पढ़ा तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? किलिमंजारो। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले। हमारे को प्रत्येक चीज को क्या है सिस्टम से याद रखना। ऐसे के साथ अफ्रीका कि एशिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा भाई, तो अफ्रीका का कौन सा। वैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका की। इसके बाद में देखते हैं यहां देखते हैं थोड़ा दोस्तों, ये आ गया यूएसए। यूएसए के इस भाग में, पूर्वी भाग में यहां एक पर्वत है, इसका नाम है दोस्तों अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। इस पर्वत के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना, सीधा पूछना जाता है अपलेशियन पर्वत किस देश में है, तो इतना सा याद रखना है अमेरिका में है। और ये एक प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से यहां दो ही पर्वत है, एक तो रॉकीज पर्वत, ये मुख्य रूप से यहीं से प्रश्न आते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले और कहां है? अलास्का प्रांत में है। पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है? जब एक पर्वत श्रेणी के साथ साथ दूसरी पर्वत श्रेणी भी उसके समानांतर होती है तो उसे कार्डिलेरा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहां पर कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैप के माध्यम से देखेंगे अपन इसकी झीलों को देखते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी। तो इसमें देखो कई बार प्रश्न आया है कि ग्रेट लेक्स यानी कि हिंदी में अगर इनको कहें तो महान झीलें कहां स्थित है। दोस्तों यहां 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा गया है। ये पांचों झीलें कहां स्थित है, इनकी स्थिति देखनी है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इधर आ गया ये कनाडा और इधर है यूएसए। ठीक है दोस्तों, बहुत देर से अपन देख रहे हैं इसको, ये कनाडा, ये यूएसए। तो इसमें सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा गया है। उनमें से 4 झीलें तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है और एक झील है जो कंप्लीट यूएसए में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनको देखते हैं अपन। सबसे पहले ये झील, अंग्रेजी में देखते हैं इसको दोस्तों एस। इसके बाद में यहां एक झील है एम, यहां एक झील है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं दोस्तों, एच। फिर यहां एक और झील ई और ये लास्ट झील ओ। अगर को क्रम ऐसे ध्यान रखना है, अगर इनको सीधी याद रखे दोस्तों तो इसको याद रखना है HOMES, होम्स के नाम से। तो इसमें क्या है दोस्तों, S का मतलब है सुपीरियर। क्रम से पूछ लेते हैं कभी कभी कि उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है या पूर्व पश्चिम में कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो 4 झीलें हैं, वो तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, जबकि एक झील है जो कंप्लीट अमेरिका में स्थित है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सुपीरियर, एम से मिशिगन, ये कंप्लीट अमेरिका में स्थित है।
एच से दोस्तों ह्यूरन, ह्यूरन, ई से ईरी और ओ से ओंटारियो, ओंटारियो। ये 5 जिले हो गए दोस्तों, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। अब इनमें भी प्रश्न देख लो क्या बन सकता है, एक दिन का क्रम बन सकता है, इनके नेम पूछे जा सकते हैं कि सुपीरियर के बाद में कौन सी। अब देखो सुपीरियर का क्या है दोस्तों, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी पूरे विश्व की, ठीक है दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 82,414 वर्ग किलोमीटर है, 82,414 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं, अब देखो दोस्तों यहां ये 4 जिले रही, एक जिले इधर आ गई, 4 जिले रही, इनको नहरें जोड़ती है। जैसे सुपीरियर और ह्यूरन को एक नहर जोड़ती है जिसका नाम है सूर नहर। प्रश्न पूछा जाता है सूर नहर किस किस को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन झील को। इसके बाद देखो ह्यूरन और ईरी, इनको जो नहर जोड़ती है दोस्तों उसका नाम है ईरी नहर। और देखो ईरी और ओंटारियो झील को जो नहर जोड़ती है उसका नाम है वेलेंड नहर, वेलेंड नहर, ठीक है दोस्तों। ये बात हुई अपने प्रमुख जिलों के बारे में। अब इसमें भी देखो दोस्तों अपने कनाडा की और कुछ जिले हैं, उसमें नाम देखते हैं। कनाडा में, कनाडा की सारी जिले लगभग हिमानीकृत है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से ठंडा प्रदेश के पास आ जाता है। अलास्का, ग्रीनलैंड, ये बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास में होने के कारण यहाँ हिमानीकृत जिले पाई गई है। उसमें देखते हैं अपन, नाम लिखेंगे केवल, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अट्टावास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अट्टावास्का, विनिपेग, रेंडियर, ये कनाडा की प्रमुख हिमानीकृत झीलें। प्रश्न सीधे आ जाता है दोस्तों कि ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, विनिपेग, अट्टावास्का, रेंडियर क्या है। तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, मुख्य रूप से 5 जिले थी। अब अपन क्या देखते हैं दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, क्योंकि अपवाह तंत्र देखना बहुत जरूरी है। अगर देखो दोस्तों ज्योग्राफी में अगर आपको किसी भी चीज को समझना है तो आपको क्रम से चलना होगा, क्योंकि अपन क्रम से चल रहे हैं। पहले सामान्य जानकारी देखते हैं, फिर देशों के बारे में देखते हैं, फिर जो कि पर्वत पठार जो भी हैं उनको अपन एक एक क्रम से देखेंगे तो याद होगा। ऐसा नहीं है कि अपन एक झील पढ़ ली, उसके बाद नदियां पढ़ ली, एक नदी पढ़ी, फिर पठार पर्वत पढ़ दिया, तो इस प्रकार से सीक्वेंस टूट जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी चीजों को आपके दिमाग में एक तरह से प्रतिबिंब बनना चाहिए कि मान लो मिशिगन का नाम आते ही आपके दिमाग में सर से आ जाना चाहिए कि ये यूएसए है और उस नक्शे में अपन ने वहां देखा था, तब तो ये याद रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो केवल और केवल एक ही सहारा है अपना कि अपने दिमाग में मानचित्र को बिठा लिया जाए और क्रम से अध्ययन किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। दोस्तों अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, अपन ने 2 पर्वत श्रेणी देखी थी, क्योंकि कोई भी नदी का उद्गम या तो पर्वत पठार या झील से होता है। तो इसमें अपन देखेंगे यहां एक पर्वत देखा था दोस्तों अपन ने, अपलेशियन पर्वत। ये अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन एक प्राचीन वलित पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। यह है दोस्तों यूएसए में। देखो दोस्तों यहां से एक नदी निकलती है और कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हुई यहां से यहां गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसमें एक गिरती है दोस्तों। और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है दोस्तों। ये
अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी है, व्यस्ततम नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है दोस्तों, और इसको देखते हैं। इस पर देखो दोस्तों, यहां पर ने जब झीलें देखी थी तो अंतिम झील थी यहां पर लास्ट जो झील थी वो थी अपने पास ओंटारियो। इस झील के पास ये नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, यहां पर एक जलप्रपात बनाती है, उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा याद रखना है, नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों, ये पूरे विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला जलप्रपात है, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। और देखते हैं अपन इसको यहां ध्यान रखना है, इसका उद्गम अपलेशियन पर्वत से होकर कहां चला जाता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। या अगर इसको विस्तृत रूप में देखें तो ये अंध महासागर है, इसको अंध महासागर में भी अपन मान सकते हैं। लेकिन सेंट लॉरेंस जो ये पास में है और सेंट लॉरेंस नदी गिरने के कारण इस क्षेत्र को सेंट लॉरेंस की घाटी कहा गया है। अब नंबर 2 पे देखते हैं दोस्तों अपन, ये देखो यहाँ एक पर्वत आया था दोस्तों, अपन ने याद, ये पूरा यहां से लेकर पनामा तक, और अपन ने इसको दिया था नाम रॉकीज पर्वत श्रेणी। रॉकीज पर्वत श्रेणी। ज्यादातर नदियां, अमेरिका महाद्वीप की ज्यादातर नदियां रॉकीज पर्वत श्रेणी से ही निकली है। तो इसमें अपन दूसरी देख रहे हैं दोस्तों, रियो ग्रांडे नदी। इसमें देखेंगे ये नदी रॉकीज पर्वत से निकलती है यूं, और ये आ गया दोस्तों मैक्सिको। ठीक है, और ये है यूएसए। ये जो नदी है यहां से निकलकर, यानी रॉकीज पर्वत से निकलकर यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये मैक्सिको की खाड़ी आ गई दोस्तों। मैक्सिको देश के पास होने के कारण इस जल क्षेत्र का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। कौन सी नदी याद रखो? रियो ग्रांडे नदी। ये जो नदी है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। ध्यान रखना दोस्तों, रियो ग्रांडे नदी कहां से निकल रही है? और रॉकीज से। और कौन किन किन 2 देशों की सीमा बना रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बना रही है दोस्तों मैक्सिको और यूएसए की सीमा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं, इसी पर्वत से एक और नदी निकल रही है दोस्तों। अब ये जो क्षेत्र है ये इधर आ गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसमें दोस्तों यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। रॉकीज पर्वत से एक नदी निकलती है ये, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है दोस्तों कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी रॉकीज पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को याद रखने का कारण ये दोस्तों, ये संसार के सबसे गहरे कैनियन का मतलब होता है जहां जहां नदी बहती है, जहां गड्ढे हो जाते हैं दोस्तों, बहुत गहरे गहरे, उन्हें कैनियन कहा गया है। तो संसार के सबसे गहरे कैनियन ये यूएसए में है। ये जो गहरा कैनियन करती है यूएसए, अमेरिका में मुख्य रूप से ये बह रही है। इसका निर्माण करती है दोस्तों कोलोराडो नदी। याद रह जाएगा, विश्व में सबसे गहरे कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो याद रखना दोस्तों कोलोराडो नदी। ठीक है, और नदी देखते हैं दोस्तों, यहां आएंगे अपन, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों,
तो यहां देखते हैं अपन, यहां अपन ने दोस्तों एक नाम लिखा था ग्रेट स्लेव। ये एक कनाडा की झील है। इस झील से एक नदी निकलती है और यहां गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में, ब्यूफोर्ट सागर में। इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है और कुछ भी याद नहीं रखना है, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। और देखते हैं दोस्तों, इधर देखते हैं, रॉकीज पर्वत से दो पर्वत श्रेणियां निकलती है। एक निकलती है दोस्तों मिसिसिपी, मिसिसिपी। एक निकलती है मिसौरी, ये मिसौरी। और थोड़ी दूर चलने के बाद ये एक दूसरे में मिल जाती है और फिर एक ही नदी है ये मिसिसिपी, मिसौरी नाम से, और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यहां से प्रश्न क्या आता है ये देखना है। ये दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है सेंट लुइस, सेंट, जो सबसे बड़ी मक्का मंडी है, मिसिसिपी और मिसौरी। दूसरा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। ये दो ही चीजें याद रखनी है। कहां मिलती है? सेंट लुइस में। और सबसे बड़ी नदी, सॉरी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। और कौन सी खाड़ी में गिरती है दोस्तों? मैक्सिको खाड़ी में। तो दोस्तों ये हुई लगभग एक नदी और बच गई दोस्तों। यहां देखो दोस्तों, यहां अपलेशियन पर्वत है, देखा था अपन ने। यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से छोटी सी नदी है। इस नदी का नाम और अंध महासागर में गिरती है पोटोमेक नदी, पोटोमेक नदी। ये जो पोटोमेक नदी है, इस नदी पर अमेरिका की यानी कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो ये हुई दोस्तों अमेरिका की प्रमुख नदियां। अब अपने पास जो छोटी छोटी चीजें बची है उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है जल संधियां। तो अपन जल संधियां देखते हैं। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दूसरे मानचित्र के माध्यम से अपन जल संधियां देखते हैं। अपन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन दोस्तों, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें अपन देखते हैं जब एशिया महाद्वीप अपन ने पढ़ा था तब एक नाम आया था बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि। तो इसमें अपन ने देखा था, इधर तो आ गया से दोस्तों ये एशिया का पार्ट, ये यूं कहते आ गया रूस, और इधर है ये अलास्का, या एक तरह से कहें तो इसे अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कह सकते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो जल संधि स्थित है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। या यूं कहें रूस और अलास्का के बीच में जो जल संधि स्थित है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों। यहां ये जो द्वीप है इसका नाम है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप होने के कारण यहां का जो ये जल क्षेत्र है इसका नाम रखा अपन ने दोस्तों बेफिन सागर। इसे अपन ने बेफिन सागर कहा है। इधर यहां दोस्तों ये स्थिति है लेब्राडोर सागर की, कनाडा के पास में लेब्राडोर सागर। अब देखो दोस्तों इधर आ गए हैं कनाडा। अब पहला प्रश्न, कनाडा और ग्रीनलैंड को या इनके बीच में कौन सी जल संधि है? तो इनके बीच में जल संधि है दोस्तों डेविस। ये ऐसे प्रश्न आता है, डेविस जल संधि। ठीक है। अब यहां डेविस जल संधि है, इधर आ गया बेफिन सागर, इधर आ गया लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर और बेफिन सागर के बीच में भी कौन सी जल संधि हुई? डेविस जल संधि। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लो,
डेविड जल संधि मुख्य रूप से कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है या लेब्राडोर सागर और बेफिन सागर के बीच स्थित है। और देखते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र यानी तीसरी जल संधि देखने पर ये क्षेत्र दोस्तों ये है फ्लोरिडा, अपन ने पढ़ा था फ्लोरिडा। यहां जो सागर है उसका नाम अपन ने रखा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, ठीक है दोस्तों। यहां एक है क्यूबा, ये क्यूबा है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहां है दोस्तों ये मेक्सिको, इसलिए यहां मेक्सिको की खाड़ी, ये आ गया मेक्सिको, ये मेक्सिको, और ये हो गया मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, नाम तो आता है फ्लोरिडा जल संधि, लेकिन ये वास्तव में जोड़ती किसको है? देखिए दोस्तों, इधर है अंध महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, ठीक है। जो फ्लोरिडा जल संधि है वो वास्तव में जोड़ती है मेक्सिको की खाड़ी और अंध महासागर को, फ्लोरिडा को नहीं जोड़ती है। ध्यान रखना, नाम फ्लोरिडा जल संधि है, ये फ्लोरिडा जल संधि होगी, फ्लोरिडा जल संधि। ये जोड़ती है अंध महासागर और मेक्सिको की खाड़ी को। यही एक जल संधि और है दोस्तों, जिसका नाम है युकाटन जल संधि, युकाटन। ये युकाटन जल संधि है वो देखिए कहां है दोस्तों, इस जगह है यहां। तो यू कहें तो युकाटन जल संधि जोड़ती है कैरिबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से। कैरिबियन सागर को किससे जोड़ेगी दोस्तों? मेक्सिको की खाड़ी से। या एक और कर सकते हैं अपन कि क्यूबा को जोड़ती है मेक्सिको से, क्यूबा को जोड़ती है मेक्सिको से। दोनों नाम याद रखने हैं, युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है कैरिबियन सागर से और क्यूबा को जोड़ती है मेक्सिको से। फ्लोरिडा का यहाँ कोई रोल नहीं है, फ्लोरिडा के पास है कोई जल संधि नहीं है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं कौन सी जल संधि है। देखिए दोस्तों, अमेरिका के बीच में जो मध्य अमेरिका है उसमें अपन ने लास्ट देश देखा था, ये स्थिति है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लास्ट 5-7 देश थे उसके बाद में इधर आ गया दक्षिण अमेरिका। तो ये अंतिम देश था, इसका नाम है पनामा, पनामा देश। यही पनामा नहर बनाई गई है या ये पनामा नहर बनाई गई है, इसलिए ये क्षेत्र पनामा जल संधि कहलाता है, पनामा जल संधि। यानी कि पनामा जल संधि किस किस के बीच में है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पहली चीज, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अगर जल क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो किस किस को? प्रशांत महासागर और इधर कौन आ गया? अंध महासागर। अंध महासागर नहीं आए तो यहां पे देखो कैरेबियन सागर, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है, कैरेबियन सागर। यानी पनामा जो नहर है या पनामा जल संधि वो किस किस को? प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से अलग करती है। ये हुई दोस्तों अपनी प्रमुख जल संधियां। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पनामा नहर बनी है दोस्तों, इसके कारण अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच में लगभग 12,500 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। और देखते हैं, अब दोस्तों ये बात हुई अपनी जल संधियों की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मरुस्थल ज्यादा तो नहीं है, फिर भी उनके नाम देख लीजिए आप। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो मरुस्थल है उनमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल है। ज्यादा नहीं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में देख लो, यहां से प्रश्न आते भी नहीं, केवल यही आता है कि ये मरुस्थल कौन से देश में या कहां स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास यूएसए है और ये हो गया मैक्सिको। देखो दोस्तों, यहां है कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी इधर, कैलिफोर्निया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों प्रमुख रूप से 3 मरुस्थल है और तीनों ही कैसे हैं? गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो यहां कैलिफोर्निया में 2 मरुस्थल है। एक तो है मोजेव का मरुस्थल, मोजेव का मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है कैलिफोर्निया में या यूएसए में, इसे कह दो। एक मरुस्थल है दोस्तों एरिजोना का मरुस्थल,
ये भी गर्म मरुस्थल है और ये भी कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। और यहां एक मेक्सिको में दोस्तों, ये मेक्सिको आ गया, मेक्सिको में है सोरोरन मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल है। कहां स्थित है? मेक्सिको में। ठीक है दोस्तों, ये हुई अपनी जल संधियां और मरुस्थल। अब जो बाकी चीजें बची है आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखते हैं कौन कौन सी चीजें और बची है।